आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम कक्षा 10 विज्ञान कार्बन और उसके यौगिक में हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? नाम से देखिए, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन मतलब ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें एक आपको बात ध्यान देनी है, इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा यौगिक इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उस यौगिक को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। या कह सकते हैं ऐसा यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख रहे हैं साथ में। एक होता है एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होती है, यानी कार्बन केवल हर जगह पे सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। कोई भी यौगिक बनाएगा कार्बन और हाइड्रोजन से, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, उसे हम बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और इसका एग्जाम्पल जैसे एल्केन होता है, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, जैसे कि CH4 हो गया, C2H6 हो गया, ये सब क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन। सिंपल सा आपको समझना है कि अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात आएगी तो आपको तुरंत बना लेना है दिमाग में कि एल्केन। एल्केन में क्या होता है भाई? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, या हाइड्रोजन कार्बन के बीच में, या कार्बन कार्बन के बीच में, इसी तरह से कह लो, सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा यानी एकल बंध होगा। इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा, जैसे कि आपका हो गया एल्केन। एल्केन में कौन? जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब आ जाएंगे संतृप्त। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आगे हमारा एलिफैटिक असंतृप्त है। असंतृप्त का मतलब ऐसे यौगिक, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर संतृप्त कहेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, पर असंतृप्त कहेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, दोनों नहीं होगा, चाहे तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड। जैसे में अब डबल और ट्रिपल किस में आता है भाई? पढ़े हो एल्कीन और एल्काइन में। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो एल्कीन में कोई भी ले लो, जैसे कि मैथीन तो नहीं होगा, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। एल्काइन में ले लो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, जो कि IUPAC में आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए इसको समाप्त करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के स्रोत जानते हैं क्या होता है। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके स्रोत क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन के दो मुख्य स्रोत होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक गैस, नंबर दूसरा होता है पेट्रोलियम। ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत जो होते हैं दो ही होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, पर मुख्य हम जानेंगे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम गैस। जो प्राकृतिक गैस होता है इसमें लगभग 80% जो होता है मेथेन होता है, 10% जो होता है एथेन होता है, बाकी जो 10% होता है अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक गैस होता है उसमें 80% मेथेन होता है, 10% एथेन होता है, और 10% में अन्य और भी जो आते हैं हाइड्रोकार्बन वह सब हो जाएंगे।
पेट्रोलियम में क्या होता है, ये पेट्रोलियम एक तरह का द्रव होता है, इसमें उच्च का मतलब कार्बन 1 से लेकर कार्बन 40 तक के हाइड्रोकार्बन होते हैं। मतलब कि कार्बन 1 से, एक कार्बन वाला भी हाइड्रोकार्बन होगा और कार्बन 40 वाला भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो आप इतना जाना कि हाइड्रोकार्बन के स्रोत क्या है, प्राकृतिक गैस, इसमें कौन कितना % है, पेट्रोलियम गैस में क्या होते हैं, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 40 तक के हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक देखा जाएगा। चलिए अगला हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसका रासायनिक गुण क्या होता है, मतलब कैसे किस प्रकार से आप क्रियाएं करते हैं। इसमें सबसे पहला गुण है दहन। दहन का मतलब है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसे जलाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश मिलेगा। ठीक है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को आप जलाओगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगा धुआं के रूप में, और क्या मिलेगा, ऊष्मा प्रकाश आपको मिलेगी। ठीक है, ऊष्मा मिलेगा और प्रकाश मिलेगा। तो कार्बनिक यौगिक का यदि दहन होता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, यानी कार्बन का दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या मिलेगा, हमें हीट मिलेगा और लाइट मिलेगा। यस मतलब ऊष्मा और एल का मतलब लाइट मिलेगा। ठीक, उसी तरह से मेथेन को यदि CH4 है गैस, उसको यदि जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मिल जाएगा आपको ऊष्मा और लाइट मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आप बैलेंस कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा, मेथेन को यदि आप जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा तो कॉमन रहेगा, किसी में जल आ भी सकता है, किसी में नहीं भी आ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा है इसका गुण ऑक्सीकरण। दूसरा है आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को हम बता दिए कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। तो देखिए ये क्या होगा, एथिल अल्कोहल C2H5OH है, इसका ऑक्सीकरण होगा, मतलब ऑक्सीजन क्रिया करेगा किसके उपस्थिति में, KMnO4 या फिर K2Cr2O7 की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो बनाएगा एस्टिक एसिड CH3COOH। ठीक है, CH3COOH किसकी उपस्थिति में, चाहे तो पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में या पोटेशियम क्रोमेट की उपस्थिति, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अगर क्रिया करता है, मतलब इसका एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो एस्टिक एसिड प्राप्त होता है। एस्टिक एसिड का ये सूत्र है। ठीक है, उसी तरह है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन जिसको हम योगात्मक बोले थे, पढ़े होंगे सारी अभिक्रियाओं के बारे में। तीसरा है संयोजन या योगात्मक कह सकते हैं। योगात्मक में क्या होता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा किसी दूसरे यौगिक से क्रिया करके योगात्मक अभिक्रिया देगा। जैसे में हम कह दें C2H4 प्लस हाइड्रोजन, ये आपस में मिलेंगे तो योग करेंगे, योग का मतलब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, C2H6 बन जाएगा। इस तरह से जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, फिर है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु से क्या हो, विस्थापित हो जाए। इसका सिंपल एग्जांपल अब पहले वाले क्लास से हमारा देख सकते हैं अभिक्रियाएं और उनके प्रकार। ठीक है, तो उसमें भी ये सब आया था जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया बोले थे। यहाँ प्रतिस्थापन है, इसमें क्या होगा, कोई भी परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित हो जाएगा। जैसे यहाँ से CH3Cl प्लस H, इसमें देखिए विस्थापन हो गया, यह हाइड्रोजन को यह क्लोरीन एक क्या करते हैं, हटा, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है।
ठीक है, तो ये सब हो गया इसके कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। इसके बाद हम अगले क्लास में जब मिलेंगे तो उसमें कुछ कार्बनिक यौगिक हैं जिसको बनाने की विधि, संरचना सूत्र, यानी प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, उसका क्या रासायनिक गुण होता है, क्या उपयोग होता है। यह 4 से 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा बड़ा होता है, जिसको बोलते हैं बड़े प्रश्नों के अंतर्गत आता है। तो इसमें पूछा जाएगा, इसे कह देगा 2 ही यौगिक है, आपको इसमें याद रखना है, एथिल अल्कोहल, कह देगा एथिल अल्कोहल को बनाने की विधि लिखिए, तो आपको उसका प्रयोगशाला विधि लिखना पड़ेगा, जो रिएक्शन होगा। फिर कहेगा उसका 2 रासायनिक गुण लिखिए, तो 2 उसका रासायनिक गुण मतलब रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेगा। फिर भौतिक गुण पूछेगा, तो भौतिक गुण बताओगे, क्या ऐसा होता है, रंगीन होता है कि गंधहीन होता है। ये सब आगे वाले चैप्टर में मैं अगले वाले क्लास में मिलेंगे तो बताएंगे। और ऐसे ही इसका उपयोग, ऐसे ही 2 है हमारा, एक है एस्टिक एसिड है और एक है एथिल अल्कोहल। 2 के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।